ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਬਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ स्वागत है। खुश आमदी। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान नव संगीत सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली बहुविधायी सम्मानित लेखिका डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा जी से करवा रहे हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार होने के साथ साथ शिक्षाविद भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा जी से। तुलजा जी, आपका नमस्कार। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपको। बहुत बहुत आभार सर, बहुत आभार जी। तो इससे पहले कि हम कोई प्रश्न उत्तर शुरू करें, मैं आपके नाम से एक बात जाननी चाहूंगा कि ये आपका जो नाम है लता अग्रवाल तुलजा, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि मैं इतना तो समझ पा रहा हूं कि अग्रवाल तो आपकी सब कास्ट है, और तुलजा का जहां तक मैंने इसकी खोज की तो उसके बारे में मुझे पता चला कि ये भारत की एक देवी है जो साहित्य में या दया में स्थान रखती है। क्या ये सही है? पहले तो ये बताएं। सर। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि लता अग्रवाल तो लगभग 54 ईयर से चल रही थी, लेकिन अच्छा। अभी जस्ट 2 महीने पहले लता अग्रवाल को माँ का आशीर्वाद मिला। मैं अभी एक्चुअली मैं महाराष्ट्र की मतलब बाय बर्थ महाराष्ट्र से हूँ, और महाराष्ट्र में एक स्थान है तुलजापुर। ये अच्छा। तुलजापुर, जी जी, ये तुलजापुर माँ तुलजा भवानी जो छत्रपति शिवाजी की कुल देवी हैं। अच्छा जी। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी हैं, उनका वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है। और हम लोग चूंकि मेरे पापा थे तब हम बचपन से वहां जाते थे। अब की बार मैं लगभग 20 वर्षों में वहां गई हूँ, और बस मुझे बहुत दिनों से मन में था कि मैं अपने नाम के आगे कुछ ऐसा लगाऊं शब्द जो मुझे मतलब एक काफी दिनों से इच्छा थी, लेकिन मुझे कोई शब्द जम नहीं रहा था। जब मैं माँ तुलजा भवानी का दर्शन करके बाहर आई, तब मुझे अचानक उन्हीं के मंदिर मूर्ति के सामने मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, तो मैं क्यों ना माँ का नाम, तो माँ से आशीर्वाद लेके मैंने कहा माँ, मैं आज से आप अपने नाम के साथ आपका नाम भी जोड़ रही हूँ, तो मुझ पे कृपा बनाए रखना। तो ये अभी 2 महीने पहले ही मैंने अपने नाम के आगे तुलजा लगाया है शब्द। तो ये तुलजा भवानी की कृपा है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने बता दी, क्योंकि मेरे मन में तो यही था कि किसी देवी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन भी देवी का नाम है। लेकिन आपने ये तुलजापुर की बात बताई और महाराष्ट्र का इसके साथ जोड़ा, तो मुझे तो इसका पता चल ही गया, हमारे दर्शकों को भी इसका पता चला होगा कि माँ भवानी का आशीर्वाद भी आप पर है और कृपा हमेशा बनी रहे, ये भी हम दुआ करते हैं। तो आगे का प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने जन्म के बारे में थोड़ा सा बता ही दिया। आपका भी जन्म आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? आपके परिवार में कौन कौन है? इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। जी, मैं संक्षेप में ये बात बताती हूँ कि मेरी जन्मभूमि तो जैसा कि शोलापुर महाराष्ट्र है, मेरी कर्म भूमि है मध्य प्रदेश हरदा। मध्य प्रदेश का एक आज की तारीख में वो अच्छा समृद्ध जिला है, लेकिन कभी वो एक छोटा सा गांव माना जाता था, शहर माना जाता था। तो वहां पे मेरी कर्म भूमि है, क्योंकि पापा वहां जॉब में थे और वहां से मेरी शिक्षा आरंभ हुई। तो मैं 11th क्लास, उस समय 11th मैट्रिक हुआ करता था, मैं 11th क्लास में थी और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया ट्रेन में, और वो हम उन्हें बचा नहीं पाए। और उसके बाद जीवन में सारी विसंगतियां, आप समझ सकते हैं कि घर का एक मुखिया न होने के कारण सारी विसंगतियां शुरू हो गई। तो बस जीवन का संघर्ष वहीं से आरंभ हुआ, और बहुत विरोधों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद मैंने
हिंदी में एमए किया है, इकोनॉमिक्स में एमए किया है, एमएड हम्म, किया है और फिर जी पीएचडी हिंदी में किया है। क्योंकि जिस समय मेरे पापा आखिरी बार घर से निकले थे, तो उनका हम्म, एक ही मैं पढ़ाई कर रही थी, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि क्लास में भी, जब स्कूल में भी मीटिंग में जाते थे, तो टीचर्स कहती थी आपकी बेटी बड़ी सिंसियर है। जी तो उन्हें ये बात गर्वित करती थी। और जिस समय वो निकले, तो मैं अपने पढ़ाई कर रही थी, रात के 9 बजे का समय था। उन्होंने कहा क्या कर रही हो, तो मैंने बताया कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो बोले मुझे जी तुमसे बड़ी उम्मीद है और तुम हम्म, बहुत नाम रोशन करोगी, खूब पढ़ो। बिल्कुल और बस उसके बिल्कुल बाद वो लौट के हम्म, घर नहीं आए। तो उस बात को मैंने अपने जीवन में ऐसा धारण कर लिया था कि चाहे कितने संघर्ष आए, मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखना है। तो हम्म, मैंने अपनी अध्ययन शुरू किया। परिवार में जी एक भाई और एक बहन और थे, हैं जी मतलब। तो जी बस ऐसा छोटा-सा परिवार था। उसके बाद जी मेरा विवाह हुआ, तो हरदा के पास एक बहुत छोटा-सा गाँव है पलासनेर, वहाँ जी पे मेरा विवाह हुआ। और जी पति यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में रहे हैं, अभी रिटायर हो गए हैं 3 वर्ष पूर्व। तो जी वो उसमें सहायक प्रबंधक के रूप में थे। और मेरे जी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। जी बेटी, बड़ी वाली बेटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद में है, मीडिया ऑफिसर। छोटी वाली जी जी डॉक्टर है होम्योपैथी, और बेटा भुवनेश्वर में जॉब करता है, उड़ीसा में। जी जी जी, ये मेरा तो बहुत पारिवारिक। नहीं बहुत अच्छी तरह से आपने परिचय करवाया अपने परिवार से। खास तौर पर अपने अपने पापा की बात जो बताई वो जी, बहुत बहुत भावुक करने वाली बात है। और अब जी, आपके ऊपर एक प्रेरणा के स्रोत में वो रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी प्रेरणा से ही आपने इतनी बड़ी पढ़ाई की। कितनी बिल्कुल। छोटी अवस्था में आप तब थे जब आपके जी, पापा नहीं रहे। तो कितनी जो विडंबनाएं आई हुई होंगी और कितने दुख आपने सहे होंगे एक पापा के बिना, पिता के बिना। तो मैं समझ सकता हूँ कि पिता जी, का होना और पिता का ना होना कितना बड़ा काम होता है। तो बहुत मार्मिक गाथा से हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो आपकी प्रोफाइल में मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि आपने तकरीबन तकरीबन सभी विधाओं में कार्य किया। जैसे कविता में, बाल साहित्य में, लघु कथा, साक्षात्कार, उपन्यास, रूपक, पाठ्य पुस्तकें। तो कहानी। इन सभी, हाँ कहानी, तो इन सभी विधाओं में से आपकी जो मैं कहूँ कि पसंदीदा विधा कौन सी है, तो उसके बारे में जरा उल्लेख कर सकें तो जरूर। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक जी लेखक के लिए सारी विधाएं उसकी प्रिय होती है। बिल, दरअसल बिल्कुल बिल्कुल लिखने से पहले मैं हम्म कभी तय नहीं कर पाती, और ना कभी मैंने सायास लेखन किया कि मुझे जी आज बैठ के ये कविताएं लिखनी है या मुझे बैठ के कहानी लिखनी है। बस हम्म ऐसे ही कोई चीज, कोई घटना, कोई स्थिति मुझे प्रभावित कर जाती है, और जब उसको हम्म लिखने बैठती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि इस पे मैं कहानी लिख पा रही हूँ, इस पे मैं कविता हम्म लिख पा रही हूँ, या इस पे मुझे बच्चों के लिए कोई कहानी समझ में आ रही है। तो इस जी तरह विधाएं पहले से मैं तय नहीं करती हूँ, लिखते वो जो घटना। और हम्म उससे पहले एक बात और बता दूं कि मेरा जितना लेखन है, जी वो यथार्थ परक लेखन है। मैं काल्पनिक लेखन नहीं कर पाती नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आसपास जो हम्म देखते हैं, हमें उस पे हम्म चर्चा करनी चाहिए। कल्पनाओं में तो सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है, लेकिन जीवन में उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो मेरा जितना भी लेखन है, और मुझे बड़ी हम्म, खुशी है, कई लोगों ने कहा था मुझे कि आप इतना मर्म क्यों लिखती हैं कविता कहानियों में? लेकिन बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे इतनी दूर-दूर से अ, हम्म पाठकों के फ़ोन आते हैं, और उनके हम्म लेटर आते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि आपकी कविता पढ़ के हम इस तरह भावुक हो गए, आपकी कहानी पढ़ने पर हमें ऐसा लगा कि ये तो हमारे मन की बात आपने बोल दी, हमारे जीवन की बात आपने बोल दी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि शायद मेरा लेखन सार्थक हुआ। तो इस जी तरह वैसे मेरी शुरुआत अगर मैं कहूँ, तो हम्म कविता से हुई थी, क्योंकि हाँ छोटी मैं प्रश्न जी, पूछने ही वाला था कि आपकी जी, पहली जी, रचना कौन सी थी और जी, कहाँ प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित जी, हुई। चलो आप जारी रखें, ठीक है जी। जी। तो सर, मैंने शुरुआत तो कविताओं से की थी, लेकिन हम्म
क्यों की थी कि मैंने आपको बताया कि पापा के न होने से सारी विपरीत परिस्थितियों का बिल, भार मुझी पे बिल्कुल। आया। तो मैंने ये महसूस किया कि पापा के रहते जो रिश्तेदार, जो लोग जुड़े हुए थे बिल्कुल घर में हम्म, पूरे टाइम बिल, बने रहते थे, और पापा के जी। जाने के बाद धीरे धीरे कन्नी काटने लगे। तो हम्म, मुझे लगता था मैं किससे अपनी विडंबना कहूँ, किससे अपनी तकलीफ कहूँ, बिल्कुल। क्योंकि लगता था कि ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। अब हम्म, मतलब ये इनसे कोई बात कहना ठीक नहीं है। तो अब जी। अंदर का जो दर्द था उसको मैं हम्म, कागज पे लिखने लगी। बिल्कुल। वहां से मेरी शुरुआत हुई कि हम्म, पापा लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब बहुत आज की हम्म, तारीख में अगर मैं कहूँ तो वो अनगढ़ रचना सी थी। जी, तो जी, जी, जिसको जी। जिसको मैं लिखती थी और खुद ही कागज को गुड़मुड़ करके डाल अच्छा, देती थी ठीक, कि ये ठीक। पता नहीं मन का गुबार मैंने निकाल हम्म, दिया है। लेकिन हाँ, लिखने के बाद थोड़ा सा मन में शांति हो जाती थी, शायद दर्द बह जाता था कलम के बिल, रास्ते। तो जी। इस तरह लिखना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा आप अगर गद्य में लिखेंगी तो आप शायद ज्यादा बेहतर लिख सकती हैं। तब अच्छा। मैंने पहली तब मैंने पहली कहानी लिखी, सूनी हथेली। सूनी सूनी हथेली हथेली। सूनी हथेली। तो वो जी, लिखने के बाद हम तब हरदा में रहते थे। भोपाल में एक हैं समीरा सिंह, वो जी, प्रतियोगिताएं करती हैं, तो मैंने वो कहानी लिखी और प्रतियोगिता में डाल दी। और जी। संयोग की बात है कि वो कहानी पुरस्कृत हुई। तो बहुत उससे अच्छा। मेरा उत्साह बढ़ा कि शायद मुझे गद्य में लिखना चाहिए। तो मैं हम्म, कहानियां लिखने लगी। जी, इस तरह धीरे धीरे विकास विधाओं का होता चला गया। जी। तो आप याद करके बता सकते हैं कि वो कब की बात होगी, यदि जो वो कहानी आपने जी, सूनी हथेली लिखी जी, थी? जी। जी, वो जी। कहानी है 2002 की। 2002। और वो जी, तो और वो प्रकाशित भी हुई समीरा पत्रिका में, जिसको जी, पुरस्कार मिला। और वो उनकी एक पत्रिका है समीरा, उसमें जी। प्रकाशित भी हुई थी। जी। तो मैं ये मान लूं कि आपने 20 वर्ष पहले लिखना शुरू किया? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते जी, हैं कि 20 बरस जी, पहले। जी, जी, जी। तो लता जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, क्योंकि जो मैं आपकी प्रोफाइल में देखी तो उसमें 60 पुस्तकों के करीब जिक्र हुआ था। तो क्यों ना हमारे दर्शक भी जान सकें कि आपकी, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट बोलना तो संभव नहीं हो पाएगा। एक तो जी, आप थोड़ा सा गिनती के बारे में बता दें, दूसरा कुछ प्रमुख जो आपकी किताबें हैं, जो उनकी जो विधाएं हैं, उनके में उनमें जो विषय लिए गए हैं, थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में जरूर बताएं। जी। सर मेरी अगर काउंटिंग करूं तो 70 के करीब किताबें हो चुकी हैं। और जी, इसमें एजुकेशन पे मेरी बहुत है, क्योंकि मैं कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल थी। और जी, एजुकेशन मेरा, मैं एनसीईआरटी की टीचर भी रही हूँ। तो मुझे जी। कोई भी विषय बहुत हम्म, सरल करके पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। और जी, उसकी उसका एक प्रमाण भी था कि बच्चे बड़े खुश रहते थे। मेरे एनसीईआरटी के जो हमारे प्राचार्य वगैरह थे वो भी बड़े खुश रहते थे कि लता तुम बहुत सरलता से बच्चों को पढ़ाती हो और बच्चों की रुचि रहती है। तो बिल्कुल। फिर उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था कि तुम जो लेक्चर देती हो उसको हम्म, लिखना शुरू कर दो, फिर हम उसको जी, बुक के रूप में छपवाएंगे। तो मैंने जी, लिखना शुरू कर दिया। तो वहां से मेरा एक तरह से कहूँ कि बुक का प्रकाशन शुरू हुआ। जी, 2007 2007 में मेरी पहली एजुकेशन पे किताब आई, जी। खेल खेल में भाषा आओ जाने भाषा। फिर इस तरह मेरा लिखना शुरू हुआ एजुकेशन में। और कई पाठ्यक्रमों में, हम्म, स्कूल में मेरे पाठ चल रहे हैं। एमए, जी, बीए, बीएड में मेरे पाठ चल रहे हैं। और हम्म, महाराष्ट्र में मेरी लघु कथाएं चल रही हैं। तो इस हम्म, तरह मेरा लेखन जो है पाठ्यक्रम में पहुंचता चला गया। और हम्म, इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले बरगद पर 131 कविताएं लिखी। बरगद जो पेड़ होता है उस पर जी, जी, 131 कविताएं लिखी, जो गोल्डन हम्म, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जी, तो बरगद पर बस ऐसे ही बरगद को पिता के प्रतिरूप में देख लिया। और हम्म। जो जो भाव आते चले गए वो बरगद पे लिखती चली गई। उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि मेरा नाम ही कई लोगों ने बरगद रख दिया था। अच्छा, बरगद अच्छा। मैडम आ रही हैं, बरगद मैडम आ रही हैं। तो अच्छा, इस तरह फिर अच्छा।
फिर उसके हम्म, बाद भी और कविता संग्रह भी मेरे आए हैं, लेकिन जिक्र करूंगी 2019 में जी मुझे लगता था कि मैं अपने पिता को समर्पित क्या करूं, जी। कुछ अलग हटके करना चाहती थी। तो मैंने पिता पर 1111 कविताओं का एक संग्रह बनाया, दो बहुत अच्छा। वॉल्यूम में बना है वो। 1500 पेज की किताब है। जी। हस्ताक्षर है पिता। तो अच्छा। ये मेरा कविता के क्षेत्र में मैं मानती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत मैं कर पाई हूँ। हम्म। इसके बाद कई कहानी संग्रह मेरे आ चुके हैं, 5 कहानी जी। संग्रह हैं मेरे, और हम्म। उसमें सैनिकों पे भी कहानी है। और जिक्र हम्म। मैं यहाँ केवल उसका करूंगी कि मैंने थर्ड जेंडर पर अभी तक, जी। हम्म। किन्नरों पर अभी तक हम्म। एकल कहानी संग्रह देखने में नहीं आया है, जी। एकल कहानी संग्रह। तो मैंने बिल्कुल। अपना एकल कहानी संग्रह थर्ड जेंडर पे है, मेरा थर्ड जेंडर पे बहुत काम है। जी। मैंने उन पर एक लघु कथा संग्रह बनाया है एकल, एक कविता हम्म। संग्रह बनाया है, एक कहानी संग्रह बनाया है, उनका हम्म, एक साक्षात्कार संग्रह है, एक नाटक और एक उपन्यास। 6 विधाओं जी। में मैंने किन्नर्स के साथ, और उसके लिए मैं उनके साथ रही हूँ, अच्छा। उनके उनके साथ रही हूँ, क्योंकि उन मैं ये चाहती थी, मैंने देखा है कि थर्ड जेंडर पे बहुत लोगों ने काम किया है, उनको मैंने हम्म। पढ़ा भी है। फिर मुझे ऐसा हम्म, लगा था कि कुछ ऐसा लिखा जाए जो केवल उन्हीं पे केंद्रित हो और बिल्कुल। यथार्थ हो, केवल ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कल्पना में घड़ के लिख दिया। तो हम्म। इसके लिए मैं सोचती थी कि उनसे हम उनकी सच्चाई जाने, और सच्चाई जी। जानने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, उनका विश्वास जीतना पड़ा। लगभग 1 साल लगा मुझे। भोपाल में हम्म। 2 घराने हैं, वहां जाती थी मैं, उनके गुरु के पास बैठती थी, उनसे बातें करती थी, जी। उनका चाय नाश्ता करती थी, कभी अपने घर अच्छा। से लेके जाती थी। और अच्छा। मैं लखनऊ लखनऊ की भी जो किन्नर गुरु हैं पायल सिंह, उनके साथ भी हम्म। मैं उनके घर पे रही हूँ। अच्छा। पंजाब में आपके यहाँ धनंजय सिंह हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी जी। दोस्ती है। तो इस जी। तरह मैं हम्म। पूरे झारखंड, मेरा हम्म। दुर्ग, ऐसे बहुत सारे लोगों से जब हम्म, मैं जुड़ी हूँ, और मुझे मतलब एक तरह से लगा, मैं कह सकती हूँ कि मैं उनका विश्वास जीत पाई, और आज भी जी। वो मेरे मित्र बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल लेखन तक मैंने उनको सीमित रखा है। हमारे हम्म। भोपाल के जो मेरे थर्ड जेंडर मित्र हैं, वो मेरे जी। घर आते हैं, मेरे परिवार के साथ मेरे बैठक में बैठते हैं, चाय नाश्ता अच्छा। खाना जो करते हैं, मतलब हम जी। सबके बीच में एक मित्रता है। और मुझे वाह। ऐसा लगता है कि अगर उन पे हम्म। हमें कुछ काम करना है, तो केवल लेखन से उनकी दशा या स्थिति नहीं सुधर सकती, उनको हमें जी। अपने साथ जोड़ना है, अपने जी। परिवार से जोड़ना है। तो तब जी। ऐसा लगेगा कि हमने उनको स्वीकार किया। तो बस जी। इन्हीं सब कोशिशों में जब मेरे पास बहुत सारी सामग्री इकट्ठी हो गई, तो मैंने हम्म। अलग अलग विधाओं में ये काम किया। और इसके हम्म। अलावा जैसे मैंने बताया कि साक्षात्कार भी उनसे लिए हैं, और लघु जी। कथा पे भी साक्षात्कार, मेरा अब तक का पहला लघु कथा में साक्षात्कार संग्रह है, काफी मोटा है। मैंने जी। 27 वरिष्ठ लघु कथाकारों से 650 के करीब उसमें प्रश्न हैं, तो उनसे साक्षात्कार किया मैंने। एक सर हैं हमारे भोपाल में जो कहना चाहिए कि आदिवासियों पे काम करते थे, उनकी अच्छा। किताबों पे मैंने समीक्षात्मक काम किया है। और जी। रूपक तो खैर बहुत ही सरकारी योजनाएं जो थी उन पे 20 छोटी-छोटी किताबें रूपक पर भी आई हैं। तो जी। जी। इस लघु कथा पे जब मैंने लेखन शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगता है चुनौती वाला काम। मुझे जी। लगता है जिस विषय पर किसी ने काम नहीं किया है, उस पे मैं काम करूँ, कुछ नया जी। अलग हट के काम करूँ। तब मैंने लघु जी। कथा में देखा, तो मुझे पता चला कि उस पे नारी विमर्श पे काम नहीं हुआ है, उस पे बाल विमर्श पे काम नहीं हुआ है, उसमें थर्ड जेंडर पे काम नहीं हुआ है। तो मैंने हम्म। ऐसे नए-नए विषय चुन के उन पे काम किया। पिछले दिनों पॉलीथीन पर मेरा एक लघु कथा संग्रह आया है, केवल पॉलीथीन पर केंद्रित। अच्छा। तो अच्छा। इस तरह मैंने नए-नए विषय चुन के उन पे काम किया है। तो ये मेरी सारी जी। विधाएँ थी। हाँ, नहीं नहीं, और बहुत कर चुनौती, हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत चुनौती भरा काम आपने एक चैलेंज के रूप में लिया, और उसमें अलग अलग विषयों के में आपने चूज किए। जैसे किन्नरों के बारे में आप बता रहे हैं, जितना जी, जी। डिटेल से आपने किन्नरों के बारे में बताया, मैं सोचता हूँ कि मैंने अभी तक ऐसी कोई विधा जो एकल संग्रह की ओर से हो, मैंने जी, कभी नहीं देखी। हाँ, एक आध कहानी तो कई कई बार पढ़ी है, कहानी। पंजाबी में भी
पंजाबी जी में भी कहानियां मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल। आपने इतना ज्यादा काम किया और उनके बीच रहकर किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको और सर सलाम इसकी करता हूँ बहुत। जी मैं खुशकिस्मती मानती हूँ कि मेरा जब सर संग्रह उपन्यास आया जी मंगलामुखी, उसको जी। अभी तक 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए हैं, 2 राष्ट्रीय बहुत पुरस्कार मिल गए हैं, और बहुत मेरे ख्याल से आज की तारीख में 9 बच्चे उस पे पीएचडी कर रहे हैं। एक बहुत छात्रा ने उस पे एमफिल किया है, और बच्चों के मेरे पास कंटिन्यू फोन आते हैं कि मैडम हमने जी। बहुत सारे उपन्यास मंगाए, हमें शोध करना था थर्ड जेंडर पे, हम्म बहुत सारे उपन्यास मंगाए, लेकिन हमें हम्म। पसंद मंगलामुखी आया। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनकी बात कह पाई हूँ जो कहना बिल्कुल चाहती बिल्कुल। थी। जी 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 जी। बहुत बहुत अच्छा काम और बहुत बड़ा काम आपने शुरू किया जी हुआ है। मैं दुआ करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इस जी कार्य में और आगे बढ़ें, और जो भी विषय चैलेंजिंग हैं उसमें आप काम करें, ये हमारी इच्छा है और हमारी जी शुभकामनाएं भी हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने लघु कथाएं लिखी हैं, जैसे आपने पहले बता भी दिया, उसमें आप किस तरह के विषय लेती हैं? मतलब वो विषय तो आपने बता ही दिया, जैसे पॉलीथीन के बारे में बता दिया, किन्नरों के बारे में बता दिया, लेकिन ये खास विधा के बारे में पूछ रहा हूं मैं, लघु जी कथा के। वो लघु कथा में जो विषय लेते हैं वो सामान्य होते हैं, या जैसे आपने बताया भी यथार्थक होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं? कोई ऐसी बात आप डिटेल से बताना चाहें तो जरूर बताएं। जी सर, लघु कथा के लिए अगर मैं कहूँ, आज लघु कथाएं कहना चाहिए बहुतायत में लिखी जा रही हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि विषय इसके क्या सामान्य होते हैं, तो लघु कथा अपने आप में एक ऐसी विधा है जो हम्म। चुनौतियों से जन्म लेती है। सामान्य विषयों पे अगर हम लघु कथा लिखते हैं तो वो लघु कथा भी सामान्य बन के रह जाती है। तो बिल्कुल। विषय चुनौती भरा हो, विषय हम्म कटाक्ष भरा हो, जो कहना चाहिए एक बहुत ऐसी विसंगति है जो लोगों के दिल को कचोट रही है। अगर आप जी उस पे लघु कथा लिखते हैं, अगर कोई ऐसा पैना विषय है लघु कथा को, हमारी भारत की प्रथम लघु कथा शोधार्थी थी डॉक्टर शकुंतला किरण। पिछले दिनों जी। कोरोना के कारण वो हमारे बीच नहीं रही हैं। तो हो। उनका ये कहना था कि लघु कथा अर्जुन के तीर की भांति है, जो जाके वाह। सीधे निशाने पे लगना चाहिए। तो निशाने बिल्कुल। पे लगना चाहिए, मतलब लघु कथा मेरा अपना जहां तक मानना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इन दिनों 3-3 हम्म। पेज की लघु कथाएं लिखी जा रही हैं। तो अच्छा। जहां जब लघु कथा का जन्म हुआ होगा, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैंने जी। वरिष्ठ पुंटाम्बेकर जी को मैंने पढ़ा है, सतीश दुबे हम्म जी को मैंने पढ़ा है, तो मैं देखती हूँ कि ये लोग इनकी मुश्किल से 3 से 4-5 लाइन की लघु कथा होती है, लेकिन बड़ी जोरदार लघु कथा होती है, बिल्कुल। जिसको पंच ये लोग कहते हैं। आज की लघु हम्म कथाओं में हमें कहीं पंच देखने को नहीं हम्म, मिलता है। जी जिसको अजात शत्रु जी हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वो जी तेजाबी वाक्य कहते हैं कि लघु कथा जी। में तेजाबी वाक्य का होना बहुत जरूरी है। मतलब सुनते से केवल, हम्म भले ही हमने 4 पेज की या भले ही लोग 3 पेज की लघु कथा कह दें, लेकिन लघु हम्म कथा का वो जो तेजाबी वाक्य है, वो हम्म। हमारे दिल दिमाग पे असर करता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए आपको एक लघु कथा कहना चाहूंगी, रमेश जी बत्रा जी की है। सर जी। सवा पंक्ति की लघु कथा है वो, सवा पंक्ति की। अच्छा, जरूर सुनाए, जरूर सुनाए। हाँ, वो जी। पंक्ति शब्द टू शब्द मुझे अभी याद नहीं है, कंप्यूटर में तो को, होगी। कोई आ, बात नहीं, वैसे वो वैसे बता। जी, वो सिर्फ ऐसी लघु कथा है कि काम से थके हुए हम्म और थके हुए मजदूर ने अपने मित्र से कहा कि मैं घर जब पहुंचा तो बेटी ने एक कहानी सुनाई। क्या हम्म कहानी सुनाई? एक हम्म। लाजा था, छोटी बच्ची है, एक ठीक है लाजा जी। था, वो बहुत गलीब था। एक अच्छा। लाजा था, वो बहुत वो गलीब बहुत था। जल्दी। अब बस इतनी सी लघु कथा है। अब लघु कथा के बारे में कहा जाता है कि सब कुछ लेखक नहीं बोलना चाहिए। आजकल बिल्कुल लेखक पूरी कहानी लिख देते हैं, बता। तो वो हम्म लघु कथा ना होकर लघु कहानी बन जाती है। तो इस हम्म कथा में जो आधी पंक्ति है कि एक लाजा था, बहुत गलीब था, ये लघु हम्म कथा है। यहाँ पर पाठकों को अपने हम्म। दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है कि एक हम्म। राजा राजा होके गरीब कैसे हो सकता अरे, है।
तो बहुत अच्छा। बहुत सारी बातें इसमें आती है कि वो बच्ची है छोटी, उसने देखा, वो नहीं हम्म। जानती है कि धन वैभव से परिपूरित व्यक्ति ही राजा होता है। जी हर जी बेटी के लिए उसका पिता राजा के बराबर होता है। और जी। जब वो देखती है कि उसके पिता मिल में काम करके आ रहे हैं, उसका प्रॉफिट तो मिल वाले को हो रहा है, लेकिन मेरे पूर्ण। पिता बड़े पस्त होके घर आ रहे हैं, हम्म। बड़े थके हुए घर आ रहे हैं, करके। इसलिए उसको लगता है कि मेरे पापा तो राजा है लेकिन वो बहुत गरीब है, थक जाते गरीब। हैं। बहुत दूसरी बहुत। बात, उसके पापा हैं, उसने देखा होगा कि दूसरे हम्म। बच्चों के पिताजी उनको उंगली हम्म। पकड़ के घुमाने ले जाते हैं, कंधे पे बैठ के मेला दिखाने ले जाते हैं, लेकिन उसके बहुत। पापा काम में इतने व्यस्त रहते हैं, गरीब आदमी हैं, इसलिए बच्ची को वो समय नहीं दे पाते हैं कि वो बच्ची को कहीं घुमाने ले जाएं। तो हो सकता है बच्ची ने इसलिए कहा कि मेरे पिता गरीब है, उनके पास समय नहीं है। मेरे हम्म। पिता थक के आते हैं, इसलिए उनके चेहरे पर बड़ी मायूसी रहती है, वो मुस्कुराते नहीं हैं, इसलिए उसके बिल्कुल। पिता गरीब है, उनके पास हम्म। मुस्कान नहीं है। वो जी। बेटी के लिए धन वैभव नहीं खरीद सकते, बच्ची को महंगा खिलौना, महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते, इसलिए उसके बिल्कुल। पिता गरीब हैं। तो यहाँ जी पर लघु कथा प्याज के छिलके की तरह एक 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 जी। उसके उत्तर निकलते जाते हैं। बिल्कुल। जितने मस्तिष्क होंगे, उतने जी मस्तिष्कों से जितनी कथा का विस्तार होगा अर्थ का, उतनी हम्म। कथा सफल होगी। और आजकल हम जी। देखते हैं कि लेखक पूरी बात खुद ही कह देता है, तो वो हम्म। लघु कथा, मुझे लगता है कि वो लघु कथा को फिर से समझने की बात है, और इससे लघु कथा का स्तर भी गिरता जा रहा है। तो लघु जी। कथा कभी भी सामान्य विषय के लिए नहीं होती है। लघु कथा हम्म। के लिए विषय बहुत गंभीर होते हैं, और गंभीर विषय आपको सहजता से सड़क पर पड़े हुए नहीं मिलेंगे, उसके लिए बिल्कुल। आपको खोजने पड़ते हैं विषय। तो जी मेरी दृष्टि में लघु कथा के विषय सामान्य से ऊपर उठ के होते हैं। जी जी। बहुत डिटेल से आपने, बहुत विस्तार से, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किसी से सुना भी लघु कथा कैसी होनी चाहिए, उसका कथ्य कैसा होना चाहिए, उसका शिल्प कैसा होना चाहिए। लेकिन आपने आज मेरे साथ साथ जो हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी भी आंखें खोल दी होंगी कि लघु कथा ये होती है, इसको लघु कथा कहते हैं। बहुत डिटेल से जी आपने बिल्कुल। बताया है। तो मेरा इससे जुड़ा हुआ ही अगला सवाल है कि आप अपनी कोई प्रिय या पसंदीदा लघु कथा हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी 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 बिल्कुल। लघु कथा के लिए फिर मैं एक बात और ये कहूँ कि लघु कथा जब हम चुनते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले उसका विषय हम लोग देखते हैं कि हमने कथ्य कहाँ से उठाया है, किस जी पृष्ठभूमि से उठाया है। जिस जी। पृष्ठभूमि से हम उठाते हैं, हमें उसकी भाषा, उसके परिवेश पर भी पूरी तरह से काम करना चाहिए, तब वो लघु बिल्कुल। कथा प्रभावी होती है। तो मैं जी अपनी एक पसंदीदा लघु कथा आपको सुनाती हूँ। उसका जी। शीर्षक है ममता। ममता जी। जी। धनिया पति हरिराम प्रजापति, तुमने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी अपने बेटे के गुम हो जाने की। हाँ मालिक, 2 बरस हुए रपट लिखाए रहे, मगर कोनो खबर नहीं इब तलक। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जी मालिक, लिखाए रहे। कहाँ घुमा था, ढूंढवाए थे? थानेदार ने रोबीले स्वर में कहा। मालिक, ऊ पलासिया पे मेला दिखान वास्ते ले गए रहेल, वहीं बिछड़ गए हमार कुरमई। बहुत खोजे मालिक, मगर ना ही मिलब। कहते हुए धनिया छलक आए आंसुओं को धोती की किनोर से पोंछने लगी। हम्म। ठीक है मालिक, 2 बरस बाद आप का कोनो खबर हमार कुरमई की? हाथ जोड़े हम्म। धनिया ने आस भरी नजरों से इंस्पेक्टर की ओर देखा। हम्म। कहा ना जितना पूछा जाए उतना जवाब दे, क्या उम्र थी हम्म। तब उसकी? मालिक, यही 2 बरस में कछु दिन बाकी रहे। धनिया हम्म। सहमते हुए हथेली की उंगलियों से इशारा करते हुए बोली। हम्म। कोई पहचान? पहचान? हाँ मालिक, हमार कुरमई की आंखें भूरी रहीन, छंगा हम्म। रहा हमार बचुआ। और हाँ हम्म। मालिक, याद आयल रहा, वो दिन हम्म। मेले में हम उका हाथ में ऐसन त्रिशूल गुदवाए रहे। धनिया ने अपनी गोद के बच्चे का हाथ आगे करते हुए बताया। क्या आप हम्म। पहचान सकती है अपने बच्चे को? हम्म। मालिक, एक माई अपने कोख जने को न पहचाने, भला ऐसन हम्म। हो सके? इंस्पेक्टर हम्म। ने हवलदार को कार की ओर इशारा किया। सूट बूट पहने एक साहब अपनी मेम साहब के साथ कार से उतरे। उनकी गोद में 4 साल का महंगा सूट बूट पहने एक गबरू बच्चा था। ये हम्म। कौन बाबू लोग हैं मालिक? धनिया गौर से देखते हुए बोली।
ये बैंक हम्म। मैनेजर गुप्ता जी हैं, ये उनकी पत्नी है। इस बच्चे को हम्म। देख के बताओ, क्या तुम्हारा बच्चा ऐसा दिखता था? हम्म। इंस्पेक्टर ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। धनिया ने हम्म। गोद के बच्चे को नीचे उतार कर उस बच्चे को गोद में लिया। हम्म। वैसन बिल्लोरी आंखें, हाथ में हुई त्रिशूल का निशान, प्यार से उसकी उंगली सहलाते हुए उसके हाथ हथेली पर टिक गए। दुई अंगलियन के बीच में सिंध की चटाई से चिरने का निशान। धनिया की पकड़ बच्चे पर मजबूत होती जा रही थी। कितना खूबसूरत लागल हो बिटवा। यहाँ आधे पेट रह रहकर रंग भी मंदा पड़ गयल रहा। अब मालिक लोगन के साथ खाए पिए के देखो कैसन निखर आयल हो। तू तो सच्ची बहुत ही भाग वाला निकला रे कुरमई, जोन साहब हम्म। लोगन के बीच पल रहा है। फिर थू थू मन ही मन अपने ही नजर उतारने लगी धनिया। उसकी नजर साहब और मेम साहब से टकराई। दोनों की आंखों में एक डर देखा, शायद उसके फैसले का डर। धनिया हम्म। को उनकी आंसू भरी आंखों में मिन्नत दिखाई दी। क्या देख रही है, जल्दी फैसला दे। थानेदार ने हम्म। धनिया के भाव पर लगभग चिल्लाते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। हम्म। किसी बच्चे से उसका प्रिय खिलौना जबरदस्ती हाथ से छीन लिया हो जैसे। हम्म। धनिया अचकचाकर घबरा गई, फिर हम्म। स्वयं को संभालते हुए बोली, नाही नाही मालिक, ये हमार बचुआ नहीं। हमार हाँ, कुरमई तो एकदम कठियाया रहा, ऊकी तो बहुत। रंगत भी दबी रही। मालिक, कहाँ हमार कुरमई और कहाँ ई बाबू साहब, कोनो बराबरी नहीं मालिक। नहीं नहीं, ये हमार बचुआ नहीं। कहते हुए धनिया ने दौड़कर अपने गोद के बच्चे को उठाकर जोर से सीने से लगा लिया। ये है लघु कथा। बहुत बहुत मार्मिक कथा है आपकी। और उसको जो प्रेजेंट किया है आपने, उसके जो आपने पहले ही बता दिया कि उसकी भाषा के बारे में, तो बहुत कमाल की भाषा और प्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपके पढ़ भी रहा था आपकी प्रोफाइल में से कि आपने टीवी में और रेडियो में अपनी वार्ताएं और कहानियां जी प्रस्तुत की हैं। वाकई उसी दृष्टि से जो आपने जैसे कहानी यहाँ पर ममता सुनाई, बहुत मार्मिक कहानी है। और बहुत मैं दाद भी देता हूँ, आपको शुभकामनाएं मैं दोबारा से देता हूँ कि इतनी मार्मिक कथा और इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया है। वो बहुत ग्रेट काम कर रही हैं। जी तो ममता अपना लता जी, ये मेरा अगला सवाल है कि आप जब लिखते हैं तो कोई खास समय रहता है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप शांति में लिख सकते हैं या किसी शोर शराबे में भी लिख सकते हैं। कोई ऐसी बात हो तो जरूर बताएं। जी जी सर, लेखन का ऐसा है, मुझसे भी कई लोग सवाल करते हैं कि आप इतना लिख कैसे लेते हैं। तो जी। मैं उन्हें जवाब देती हूँ कि जनरली महिलाओं में चर्चा के विषय होते हैं कि आजकल फैशन में क्या चल रहा है, फिल्म कौन सी चल रही, हीरे हीरो हीरोइन कौन कौन से हैं, कौन से जी। जी। ड्रेसअप पहन के किटी पार्टी में जाया जाए। पता नहीं सर, मैं कुछ बचपन से ही मेरी हाँ, परिस्थितियों ने मुझे ऐसे ऐसा गढ़ दिया कि मुझे वो बिल्कुल चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। नहीं तो कर बिल्कुल मैं जनरली खाना भी बनाती हूँ, रोटी भी बेलती हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई कविता कहानी चलती रहती है। सब्जी भी जी। काटती हूँ तो कोई कविता कहानी चलती रहती है, और फिर जी। ऐसे ही पक जाती है। तो हम्म। जनरली मेरा लेखन होता है रात को 10 के बाद। ओहो, बहुत बहुत रात को 10 के बाद में ओके। फिर जो दिमाग में पक रहा है उसको एक जगह हम्म। उतार के रख देती होता। हूँ। जी। कहना चाहिए कि अपनी हार्ड डिस्क खाली कर लेती हूँ ताकि जी। उसमें नया जी। कुछ जी। फीड हो सके। तो मैं जी। रात के समय लिखती हूँ, और शोर हम्म। शराबे में थोड़ा मुश्किल है लेखन, क्योंकि हम्म। हमारे विचारों की श्रृंखला टूट जाती है। जब जी। हम जैसे कोई घटना हमने देखी है, या कोई घटना ने मुझे प्रभावित किया है, किसी बात ने मुझे प्रभावित किया है, तो वो तो उस समय सामने से हट जाती है। तो अब जी। हम उस पे जो भी लिख रहे हैं, तो हम्म। संवाद, पात्र सब हम अपनी कल्पनाओं के आधार पे गढ़ते हैं। तो उसके हम्म। लिए हमें थोड़ा सा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो जी। एकाग्रता में काम थोड़ा अच्छा होता है। तो मैं जनरली रात के समय ही लेखन करती हूँ अपना, जी। घर के तो कामों से फ्री होके। जी। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि आप सोने का काम कब करते होंगे, क्योंकि दस मैं बजे कम के बाद तो जी आप मैं 10 बजे के कम बाद तो सोती हूँ। जी जी। जी, मुझे जी। जी। मुझे नींद कम आती है सर, मैं कम सोती हूँ। मैं रात को 1-2 बजे तक लेखन काम कर लेती हूँ। अच्छा। अच्छा। जी, अच्छा। तो मुझे सुबह थोड़ा सा फिर चार
सुबह 4-5 बजे फिर उठ जाते होंगे? नहीं, 4-5 बजे नहीं उठती हूँ मैं, 7 अच्छा, 7:30 बजे तक उठना होता है मेरा। अच्छा, अच्छा, फिर तो क्योंकि ठीक है तो। क्योंकि सर अभी तक जॉब में थी ना, जी। तो मैंने कभी सुबह की चाय भी आराम से नहीं पी है, क्योंकि बस का ओ, टाइम हो जाता था। पूरी जिंदगी अच्छा। भागम भाग में निकल गई। तो तो 7 साढ़े 7 बजे मुझे बस पकड़नी होती थी, तो हमेशा जल्दी में ही रही। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान मिला है, तो मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा। तो क्या आप अब सर्विस नहीं कर रहे? सर अब मैं, चूंकि मुझे स्पाइन वगैरह में प्रॉब्लम है, और कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज ही था, प्रिंसिपल थी, मैं वहां पे अच्छा, 8 से 10 घंटे का समय नहीं दे पा रही थी। तो अभी मैं इग्नू में पढ़ाती हूँ, और अच्छा। लेक्चर लेती जी। हूँ और घर आ जाती हूँ 2-3 घंटे में, ऐसा। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा। जी। मतलब कि वो जो प्राचार्य का काम था वो आपने छोड़ दिया अपनी मर्जी? छोड़ दिया जी जी, जी। जी, जी, जी। जो अपनी सेहत पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी बिल्कुल। होती है। सेहत जी होगी जी। तो आपका लेखन भी हो जाएगा, घर-बार की देखभाल भी बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगी। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि आपने घर-बार सँभालते हुए, अपनी नौकरी करते हुए और लेखन का कार्य भी किया। मतलब कि मुझे आपने ये तो बता ही दिया कि 1 बजे के बाद मैं लिखती हूँ। तो फिर भी मुझे लगता है कि एक स्त्री को ख़ास तौर पर जब उसके बच्चे हों, पति हो और घर-बार की कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ऐसे समय में एक बहुत गंभीर कार्य करना, जैसे कोई लघु कथा ही लिखनी हो, चाहे जैसे आपने किन्नरों पर काम किया है, वो ये काम आपने कैसे समय निकाला है इसमें से? क्योंकि किन्नरों के बारे में काम करना कोई ऐसा तो नहीं है, अभी आज आप गए तो उनको पूछे सवाल तो घर आकर लिख दिया। आपने बताया कि वो अभी तक भी आपके मित्र हैं, और लेकिन आपने मध्य प्रदेश के ही नहीं, पंजाब के धनंजय सिंह का भी, आपने चंडीगढ़ में लेक्चरर हैं, मुझे पता है उनका। हाँ, लखनऊ हाँ, में, जी, रांची में, जी। झारखंड की जो 2-3 तो हैं वो हैं, मैं मैं तो दुर्ग में हैरान है। हूं कि आपने आपने जी। पूरे भारतवर्ष का ही भ्रमण कर दिया एक तरह से। हम्म। तो ये समय आपने कैसे निकाला? ये क्या आप तब सर्विस में थी, तब निकाला, या सर्विस के बाद की बात है? ये थोड़ा सा सर विस्तार में बता हाँ, सकें? जी, थर्ड थर्ड जेंडर पे काम तो सर सर्विस के बाद किया। जी, और जी। इसके इसके लिए वाकई में ये चुनौती भरा काम था, क्योंकि हुँ, समाज में जो छवि बनी हुई है उनकी, वो थोड़ी सी बिल्कुल, मुश्किल है। तो जब मैंने बहुत। अपने मित्रों से बात की, और कुछ समय क्यों, मैं काफी समय हो गया, जी, 2007 की बात है। उससे पहले जी, मेरे अंदर भी कुछ भय सा बैठा रहता था, लेकिन बिल्कुल। 2007 में एक बार ऐसा संयोग आया, मैं एनसीईआरटी में थी लेक्चरर, और मुझे हुँ, एक स्कूल में लेक्चर देने जाना था। मैं बस में जी, चढ़ी, मैंने बस ड्राइवर से पूछा कि जगह है, उसने कहा है। जैसे ही मैं अच्छा। अंदर चढ़ी, देखा तो हुँ, बस पूरी भरी हुई, खड़े थे लोग। तो थोड़े थे। मुझे लगा कि मुझे तो बहुत दूर जाना है, खड़े होके कैसे हुँ, जाऊंगी। तो मैंने कहा भैया जगह नहीं है। उतने में मुझे पीछे से आवाज आई, दीदी यहाँ आ अच्छा, जाइए, जी। दीदी यहाँ आ जाइए। तो मुझे ऐसा लगा जगह मिली यार, इतने लोग खड़े हैं और मुझे किसी ने हाँ, बुलाया है। तो हाँ, अपने आप को हाँ, बड़ा भाग्यवान समझ के मैं फौरन जी, उस सीट पर गई, और जाके गई। सबसे पहले सीट संभाल ली। सीट जी, संभाली तो मुझे लगा कि जिसने मुझे ऑफर किया उसको थैंक्स कर दूं। जैसे ही थैंक्स बिल्कुल। करने के लिए मैंने अपनी गर्दन घुमाई, तो वो एक हुँ, थर्ड जेंडर थी। जी, सूट जी, वगैरह, सलवार सूट पहन के हुँ, बैठी हुई थी, जी, थर्ड जेंडर जी, थी। जी। जैसे ही उनको देखा तो मेरे तो पसीने छूट गए, और ओह! मैंने कहा मैं कहाँ आके फंस गई, और इतने हुँ, लोग खड़े हैं, लोग देखते इसीलिए। लोग देखते हाँ, होंगे, हाँ, लोग। लोग देख रहे होंगे, और इसीलिए ये लोग हुँ, यहाँ नहीं बैठे हैं कि यहाँ पे नहीं ये बैठे। बैठी हैं। तो बिल्कुल, एक, सर मुश्किल से 2 से बिल्कुल, 3 मिनट ये द्वंद बहुत। मेरे अंदर चला, और फिर मेरी हुँ, अंतरात्मा, अपन कहते हैं अपनी अंतरात्मा हमें हमेशा सही करने की राय देती है। तो मुझे बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अंदर से आवाज आई कि मैं जॉब करती हूँ, मैं पुरुषों के हुँ, साथ जॉब करती हूँ, मैं महिलाओं के साथ जॉब करती हूँ। तो फिर जी, इनके साथ मुझे क्यों? संपर्क रखने में हिचकिचा क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उस महिला उस उनको भी ये लगा था कि हुँ, शायद ये बैठने के बाद मुझे थैंक्स कहेंगी, लेकिन जब मैं अपनी जी, उलझन में आ गई, तो वो समझ हुँ, हुँ, गई कि इनको मुझसे आपत्ति हुँ, है, तो उन्होंने खिड़की के बिल्कुल, बाहर देखना शुरू कर दिया। जी, जब 2-3 मिनट में जब मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और कुछ अपने आप को संभाला, तब मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने
मानवता खर्च की, मुझे बुलाया बिठाया, मुझे उनको थैंक्स हम्म, कहना चाहिए। तो मैंने जैसी हम्म, थैंक्स कहने के लिए उनको गर्दन की, तो उन्होंने पहला हम्म, सवाल ही कि आपको मुझसे आपत्ति नहीं है? अच्छा, तो मैं हाँ, अच्छा, मुझे लगा कि इनको बुरा लगा कि ये हम्म, आपने 2 मिनट का गैप किया। फिर मैंने कहा हम्म, कि नहीं नहीं, आपत्ति क्यों होगी? मैंने कहा आपने देखो इतने लोग खड़े हैं, किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, आपने मुझे बैठने के लिए कहा, जगह दी। हम्म, तो मैंने कहा हम्म, आप, मुझे आपत्ति क्यों होगी, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। बस जी, इन शब्दों से जो मेरा उनसे बातों का सिलसिला चला, तो जहां जी, तक हम लोग जा रहे थे, उन्होंने मैंने धीरे धीरे, मुझे आदत है कि किसी के बारे जी, में जानना, तो मैंने उनसे उनके बारे में पूरी जानकारी जी, हासिल की कि वो कैसे जी, डेरे पे आई, कैसे घर से हम्म, दूर हुई, उनके माता पिता हम्म, कौन है। इतनी सब हम्म, बात करते हुए सर आप यकीन मानिए कि उनका जब दर्द मैंने सुना, तो मुझे हम्म, किसी की फिक्र नहीं हुई कि कोई मुझे देख रहा होगा। जी, मुझे बिल्कुल, लगा बिल्कुल, कि नहीं, मैंने अपने आप को गुनाह करने से बचा लिया। अगर मैं इनसे बात नहीं करती तो शायद मैं बहुत बड़ा पाप करती। तो वाह, जब मेरे से उनकी इतनी बात हुई, तो मेरा गंतव्य पहले आया। तब मैंने उनसे अच्छा, कहा कि मेरा स्थान आ गया है, मुझे उतरना है। तो सर हम्म, मैं जैसे खड़ी हुई, मेरे को बिल्कुल दीदी आप जुग जुग जिए, आपके बच्चे अच्छा, जिए, पूरी बस देख रही थी। लेकिन मुझे हम्म, गर्व महसूस हुआ कि मैंने हाँ, एक गलती अपनी सुधार ली। तो सुधार, बस बिल्कुल, तब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम्म, हमें इन्हें समझने की आवश्यकता है। हमने अभी तक हम्म, सुनी सुनाई बातों पे ही इनके हम्म, साथ व्यवहार किया है। लोगों ने कहा अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो हम्म, मुझे लगा कि मुझे इन लोग, तब मैंने अपने मित्र लोग, साहित्यिक मित्रों से चर्चा की कि मैं उन पे काम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, अच्छा, उन पे हाँ, उन पे काम करना कोई हंसी हम्म, खेल है? तो मैंने कहा जी, नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं। मैंने कहा कम, एक बार उनके डेरे पे जाके देखती हूँ। तो जरूर, मुझे सबने कहा तुम जाओगी, पता है तुम्हारा सब ऑर्नामेंट छीन लेंगे, तुम्हारे पास जो जी, पैसे होंगे वो छीन लेंगे। तो सर हम्म, आखिर हूँ तो मैं भी इंसान। तो हाँ, मैंने घर पे भी चर्चा की, तो घर पे भी सबने कहा कि लोग कह रहे हैं तो तुम देख लो। तो एक अच्छा, दिन सर किसी को कुछ नहीं बताया, अपने अच्छा, ऑर्नामेंट्स वगैरह सब उतार के घर पे, अच्छा, कोई पैसा लेके नहीं गई, उनके घर गई। अच्छा, उनके घर गई और जब उनके गुरु से मिली, सर अच्छा जी, मेरा सारा वहम दूर हो गया कि हम किस पैसे की बात करते हैं। उनके पास इतना पैसा है। अच्छा, उनका घर उनका घर देखिए सर, हमारे घर थोड़ी सी आपको धूल दिख जाएगी, उनका पूरा नीट एंड क्लीन पक्का घर। और अच्छा, आपके जाके बैठने की देर नहीं है। दीदी क्या हम्म, लेंगी, चाय लेंगी, ठंडा लेंगी? अच्छा, बिल्कुल, उनके व्यक्ति दौड़ के जाएंगे, आपको चाय, ठंडा, पान, नाश्ता जो आपको बिल्कुल अच्छा, हाजिर हो जाएगा। अच्छा, तब तब हिम्मत बढ़ी और फिर मेरे संपर्क बढ़ते चले गए। और जी, कहीं ना कहीं वो भी इंसान है, तो पहचान जाते हैं कि सामने, बताते हैं वो कि कई लोग हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि पेपर में दे सकें। मेरा आज तक अच्छा, कभी पेपर में मैंने किसी के साथ फोटो नहीं दिया, मेरा सबके साथ फोटो है। तो जी, हमारा पेपर में फोटो लगा के अपनी पब्लिसिटी करना है, या किसी हम्म, का एनजीओ है तो अपने एनजीओ का नाम कमाना है। तो बोले दीदी हम्म, कोई कुछ करता तो है नहीं, केवल हमारे नाम का उपयोग करते हैं। तो मैंने बिल्कुल, उनको बताया कि देखो मैं दावा नहीं करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ, क्योंकि मैं भी सब कुछ, अपने आप में इतनी समृद्ध नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बिल्कुल, मैं आपका मिसयूज नहीं करूंगी और जी, कोशिश करूंगी कि आपकी सही बात लोगों तक हम्म, पहुंचे। तो वही बहुत, मैंने मंगलामुखी में किया। मंगलामुखी पूरा उनकी रियल लाइफ पे लिखा हुआ पूरा उपन्यास है वो। और जी, लोगों ने उसको वाकई में बहुत प्रेम दिया। तो मेरा हम्म, हौसला बढ़ा, फिर इसी तरह मेरा लेखन आगे चलता गया। जी, 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 तो मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो डेरे में आप गए थे, तो ये वही डेरा था जो किन्नर आपके साथ बस में था? नहीं नहीं, वो तो गुना की अच्छा, थी सर। ये अच्छा, हमारे कोई और, भोपाल के हैं, अच्छा, भोपाल में दो दो डेरे हैं, मंगलवारा बुधवारा। अच्छा, एक जगह उनकी गुरु है डॉली, एक जगह है शिल्पा शर्मा। अच्छा, तो तो उनसे बहुत डिटेल में बात होती है। तो ये जो आपने उपन्यास लिखा मंगलमुखी, ये मंगलवारा के बारे में ही है? नहीं नहीं सर, अच्छा, मंगलामुखी इनको कहा जाता है। अच्छा, इनको मंगलामुखी इनका उपनाम है। तो उसका आपने देखा होगा। थोड़ा हाँ सा और आपने बताएं देख उसके बारे में। हाँ, जी, आपने जी, सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि इनका चेहरा देख लो तो दिन अच्छा जाता है, शगुन हो जाता है। लोग शगुन अच्छा, मानते हैं। तो अच्छा, इनका मुंह देखना मंगल मंगल होता है, इनका मुंह मंगलमुखी, देखने से।
तो अच्छा। इसलिए इनका नाम, मैंने इसका नाम मंगलामुखी रखा। और जहाँ तक इनके डेरे की बात है, तो भोपाल जब डेरे में पहली बार मैं गई, तो हम्म। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव है। जब पहली बार गई तो गुरु ने मेरे से पहला सवाल किया कि आप आई हम्म। हैं दीदी, और आप हम्म। सबसे पहले हमारे पूजा घर में जाके हमारे भगवान को प्रणाम करके आइए। तो जब मैं अच्छा। अंदर गई, उनके घर अंदर गई, सर एक हम्म। कोने में कुरान, बाइबिल, अच्छा। गीता, अच्छा। अच्छा। सब सब व्यवस्थित सब। रखी हुई हैं, और अच्छा। उसकी वो लोग पूजा करते हैं। तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि चारों धर्म वहां पे हम्म। एक साथ रखे हुए थे। तब मैंने पूछा, तो बोलती हैं हम्म। कि ये हमारा मिनी भारत है, हम लोग यहाँ अच्छा। पे सब हिल मिल के रहते हैं, बिल्कुल। कोई किसी की जाति भेद का मतलब हमारे हम्म। यहाँ सवाल नहीं उठाते। तो बहुत अच्छी हम्म। बात लगी मुझे कि हमें इनसे सीख लेना चाहिए, जो हम धर्मवाद और सांप्रदायिकवाद में हम्म। पढ़े हैं, तो हमें बड़े इनसे बड़े। सीख लेना चाहिए कि हम लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं और हम कैसे मिलजुल के एक ही छत के नीचे रहते हैं। जी और जी जी। एक सर एक सुखद किस्सा और एक सुनाऊं मैं, जी, कि एक बार जरूर जरूर। मुझे हो गया चिकनगुनिया हो गया, और मेरे अच्छा। बहुत ज्यादा ज्यादा स्थिति हो गई थी, तो मेरे हाथ वगैरह सब मुड़ गए थे, तो मुझे चलने ओहो। में दिक्कत होती थी। तो हम्म। जैसे दीपावली हुई, होली हुई, तो उनके यहाँ मीठे का पैकेट लेके मैं जाती थी। तो मैंने एक बार अच्छा। अपने बेटे से बड़े संकोच में कहा कि हम्म। क्या तुम, उनका घर थोड़ा रोड से अंदर साइड है, तो मैंने कहा क्या तुम जी मुझे रोड तक छोड़ दोगे, और मैं जी। वहां से धीरे धीरे मुझे चलना चलिए। भी नहीं बनता था, तो मैं धीरे जी धीरे जी। उनके पास चली जाऊंगी और उनको पैकेट दे दूंगी, राइट। और जब जी मैं फ्री होंगी तो मैं तुमको कॉल कर दूंगी, तुम मुझे वहां से ले लेना, जी और जब तक जी तुम अपने किसी मित्र के यहाँ अपना समय गुजार लेना। उसने कहा ठीक है। जी। उसको पता हम्म। था कि इनको लगाव है, इनको जाना है। हम्म। जब मैं जान। गई, तो हम्म। उन्होंने मुझे उतार दिया बाहर। जब मैं अंदर गई, हम्म। बड़ी धीरे 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 जा रही थी, और थोड़ा सा ऊंचा है उनका। जैसे ही उन्होंने, अच्छा। गुरु ने देखा, सामने बैठे थे, ऐसे हम्म। गेट था, तो जैसे उन्होंने हम्म। कहा, वो जो लड़कियां उन्होंने गोद ले रखी हैं अपने समाज की, उन्होंने जी। फौरन उसको आवाज दी, अरे जा बुआ जी आई है, बुआ जी को चलते नहीं बन रहा, पकड़ अच्छा। के ला हाथ। तो वो बच्ची मेरा हाथ पकड़ के अंदर लाई। तो सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों चल रही, क्या हो गया। मैंने बताया कि मुझे ऐसी सी दिक्कत है। तुम्हें यहाँ हम्म। कौन लेके आया। मैंने कहा मेरा हम्म। बेटा लेके आया है। और जब हम्म। बैठे, चाय पानी हो गया, बात हो गई, मैं जाने हम्म। लगी। तो अब कैसे जाओगी, मैंने कहा मैं उसको बुलाती, मैं ऐसे नहीं भेज रही, उसको बोलो अच्छा। यहीं से आके लेके जाए। अच्छा। मेरी बेटी को चलते नहीं बन रहा है, इतनी दूर सड़क हम्म। तक कैसे जाएगी। तो जी। जैसे ही मेरे मेरे मैं डर गई, अब बेटे से क्या कहूँ, हम्म। अंदर आना कैसे। पसंद करे नहीं करे। मैंने उसको कॉल बिल्कुल। किया कि वो गुरुजी कह रही हैं कि तुम यहीं आ जाओ। बोले कोई बात हम्म। नहीं, आता हूँ। वो आता आया हूँ। अंदर, तो फिर मैंने हम्म। उसको बोला अंदर आके उनको प्रणाम करो। सर आप हम्म। यकीन नहीं मानेंगे, गुरुओं का एक वो होता है, जो बैठक होती है उनका दीवान, उस पे कोई और नहीं बैठता, केवल गुरु बैठते हैं, चेले सारे अच्छा। नीचे बैठते हैं। नीचे। तो जी। जैसे मैं भी जाती थी तो सामने चेयर पे बैठती थी, उनके साथ कभी नहीं बैठी। तो जैसे ही जी। मेरा बेटा अंदर आया, उन्होंने बेटे हम्म। को अपने बाजू में बिठाया दीवान पे, और दीवान पे। इतना सर, इतना सिर पे लेके प्रेम से हाथ, मेरा नवासा है, जा रे कोल्ड ड्रिंक लेके आ, मेरा नवासा है, बेटा पान खाता है कि, जा रे बेटा पान लेके आ, मेरा नवासा है। इतना ओ। शोर मचा दिया उन्होंने, मेरा नवासा आया है, इसके लिए नाश्ता लेके आओ, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके। मेरा बेटा आज तक याद करता है, बोले मम्मी आप जब कहोगे मैं चलूंगा, मुझे इतना प्रेम किसी ने नहीं किया जितना उन्होंने किया। तो ये बहुत उनकी असलियत है। तो ये उनका जीवन का एक उज्जवल पक्ष है, जो बहुत। कम लोग देख पाते हैं, कम लोग समझ पाते हैं। किसी यही। को भी नहीं पता है, ये तो आपने इस हाँ, मंच के माध्यम से आपने बता दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जरूर इनके जीवन की जो विसंगतियां हैं, जो इनके अच्छे हाँ, पक्ष हैं, उनको बारे में जरूर उन जानेंगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बहुत जानना बहुत। चाहिए। जी। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। तो लता जी, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत डिटेल से सभी कुछ बता दिया, क्यों ना आप कोई बच्चों की कहानी या कविता या कोई और कविता जो आप चाहें हमारे मंच से हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, कोई भी काव्य के हाँ रूप सर। में हो। जी, जी जी। हाँ, हाँ सर, मैं अपने बड़ों की ही एक कविता पढ़ देती हूँ। आप एक कहेंगे जी। एक, दो कहेंगे दो। नहीं, एक एक पहले एक बार एक कविता हो जाए, तो फिर जी, हम देखेंगे भी समय है तो। हाँ, जी। जी। एक छोटी कविता लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा बिल्कुल। है कि समय ज़्यादा हो रहा जी है।
जी तो जी जी ये सर पिता पर ही है, जो मैंने पिता पे जी 1111 कविता ली हैं, उसी में से एक छोटी जी कविता है। उसमें आप बिल्कुल देखेंगे कि पिता के रहने से हमारे जीवन में जो खुशियाँ होती हैं, कैसी होती हैं, पिता के न रहने पे कैसी होती हैं। तो बिल्कुल हर रोज थी दिवाली, ये गुड शीर्षक है कविता का, हर रोज थी रोज दिवाली। से जी आप थे बाबा, आप थे हम्म बाबा, तो रिद्धि सिद्धि नित घर में बरसती थी। आप बिल्कुल थे तो बाबा, रिद्धि सिद्धि नित घर में बरसती थी, हर दिन हम्म हमारी धनतेरस होती थी। ये मैं हम्म, यहाँ पे एक बात और बता दूं कि दीपावली का त्योहार 5 दिन का मनाया जाता है हमारे यहाँ। जी धनतेरस से जी शुरू होता है और जी भाई दूज तक मनाया जाता है। उन जी पांचों बिल्कुल उसको लिया है जी मैंने। तो आप जी थे बाबा तो रिद्धि सिद्धि नित घर में बरसती थी, हर दिन हम्म हमारी धनतेरस मनती थी। हम्म आपके रहते आपके रहते खुशियां दौड़ दौड़ आती थी कदमों में हमारे। हम्म, आपके रहते खुशियां दौड़ दौड़ आती थी कदमों में हमारे, मुस्कान जी होठों पर हमारे सजती थी। बाबा हम्म रूप चौदस तो तब मनती थी। बहुत जलते थे आंखों में, जलते हम्म थे आंखों में उम्मीदों के चिराग, हम्म जलते थे आंखों में उम्मीदों के चिराग। बिल्कुल संभावनाएं उंगली पकड़ने को मचलती थी, हम्म संभावनाएं उंगली पकड़ने को मचलती थी। सुनो ना बाबा, दिवाली तो तब मनती थी। चिकनी चुपड़ी हो या रूखी सूखी, चिकनी हम्म, चुपड़ी हो या रूखी सूखी, संग मिलजुल कर हर निवाला गले उतरता था। बाबा बहुत अन्नकूट तो हमारा तब मनता था। एक बहुत छत के नीचे, एक छत के हम्म नीचे बैठ बतियाते थे प्यार से, हम्म सुख दुख अपने साझा करते थे हम। बाबा बिल्कुल भाई दूज तो तब मनाते थे हम। बिन हम्म आपके कैसी दिवाली, बिन आपके कैसी दिवाली, कहने को हम्म दीप सजाते हैं, रोशनी हम्म मन के दीपों की अब कहाँ हम्म, सजती है। दिवाली अब कहाँ मनती है, दिवाली अब कहाँ मनती है। बहुत बहुत मार्मिक कविता आपने प्रस्तुत की है। इसमें आपकी यादें हैं, आपके पिता की यादें हैं जो अब नहीं रहे, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे आपको बिल्कुल सर। आशीर्वाद देते होंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहें, परमात्मा उनको अपने निवास में शांति बख्शे। बिल्कुल ये हमारी मन से कामना है। बहुत मार्मिक बात आपने, क्योंकि आपके दिल की बात है। जो दिल की बात होती है वो सीधे असर करती है। तो वैसा ही मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा जो आपने, जैसे आपने बोला, तो मैं भी अपने मन में अपने परिवेश में गुम हो गया। ऐसी ही होनी चाहिए कविता, ऐसी ही होनी चाहिए कहानी, जो सीधे दिल पर असर करे। बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया है। तो लता जी, जाते जाते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का समय थोड़ा सा सीमित होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आपको अब तक जो पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि बहुत से पुरस्कार आपको मिले हैं, राष्ट्रीय भी मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी मिले हैं, उसको और आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, प्रश्न एक कोई, बार फिर से दोहरा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है। तो किसी लेखक को पुरस्कार मिलने पर शांत होकर बैठ जाना चाहिए या फिर उसको और आगे बढ़ना चाहिए? आपका क्या विचार है इसके बारे सर मेरा ऐसा मानना है कि जो पुरस्कार होते हैं वो लेखक की कलम को ऊर्जा प्रदान करते हैं, में? उसमें और उसको अपने दायित्व का बोध कराते हैं कि आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं, आगे करते रहिए। जी रुकना तो मेरे ख्याल से कलमकार कभी चाहकर भी नहीं रुक सकता है। जी तो बिल्कुल ये जो पुरस्कार है वो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। जैसे अभी सर मैं 15 तारीख को मेरे उपन्यास को फिर से जयपुर में, मंगलामुखी को फिर से जयपुर में 11,000 का पुरस्कार मिला है। तो अभी मैं जयपुर जाने वाली हूँ। तो जी ये जो भी अब मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैंने शायद कोई काम ठीक किया है तो मुझे आगे भी ये काम करना है, और जिस जी जिम्मेदारी से मैंने ये काम किया है उससे दूनी जिम्मेदारी से मुझे अगला कोई काम करना है।
तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि उपन्यास जो पुरस्कार हैं वो लेखक को प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने ग्रेट। के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें। हमारा मन तो नहीं करता कि आपसे विदा लें, लेकिन प्रोग्राम की सीमा है, तो जी सीमा तकरीबन समाप्त होने को है। जाते जाते मैं ये जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो नवांकुर हैं, नए लिखने वाले जी हैं, उनको कोई सुझाव जरूर देकर जाएं, क्योंकि आपका बहुत लंबा सफर है लेखन का। वो कैसे लिखें, कैसे अच्छा लिखें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकें तो। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो नई पीढ़ी है हम्म। उनके पास उनकी जो सोचने की क्षमता है वो हमसे कहीं बेहतर है। बिल्कुल। हो सकता है उनके पास भाषा का अभाव हो, क्योंकि आजकल हम अंग्रेजी, हिंदी और इसके सबके बीच में घालमेल हो गया है, तो जी। भाषा का हो सकता है कि कुछ घालमेल हो, लेकिन उनकी जो सोचने की क्षमता है, जब मैं युवाओं की बातें सुनती हूँ, तो मुझे बड़ा हम्म। अच्छा लगता है कि उनका दृष्टिकोण बड़ा अच्छा है। तो इसके लिए वे अच्छा साहित्य पढ़ें। अच्छा साहित्य से मेरा मतलब है कि मूल्यवान, मूल्यपरक साहित्य हो। साहित्य तो बहुत से लोग लिखते हैं और कई साहित्य में ये देखती हूँ कि उसमें जिस तरह के खुले वातावरण की चर्चा की जाती है और उसे बोल्ड लेखन का नाम दिया जाता है, मुझे जी। ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति में हम्म। ये हमें ये सब नहीं सिखाती। और एक जो कलमकार है, एक जो लेखक है, उसके पास शब्द की ऐसी संपदा होती है कि वो खुले से खुले माहौल को भी अपने शब्दों का बहुत अच्छा आवरण उस पे डाल के उस विषय को बड़ी शालीनता के साथ प्रस्तुत करे। तो जी। यहाँ पर जो युवा हैं, वो मूल्यपरक साहित्य पढ़ें और चूँकि वो आगे भविष्य देख पा रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण अलग है क्योंकि हमारे अनुभव अलग हैं। उनका जो जी। अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर वो जो भविष्य देख पा रहे हैं, उस भविष्य को लेकर क्या संभावनाएँ हैं, उन हम्म। संभावनाओं को, उन चुनौतियों को अगर वो अपने लेखन में उतार के कुछ आशाजनक, कुछ आशात्मक अगर कुछ लेखन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो देश को एक अच्छी दिशा दे पाएँगे। और उनमें बहुत सारी संभावनाएँ, मैं युवाओं में बहुत संभावना देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। जी। जी। तो आपके विचार, सभी विचार जो आपने प्रस्तुत किए, सभी के सभी सकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किए। चाहे वो आपने सम्मान की बात की हो, पुरस्कारों की बात की हो, युवाओं की बात की हो, ये बहुत अच्छी बात है कि एक लेखक, चाहे वो नए लेखकों को प्रेरित करता है, चाहे उसको सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तब भी वो आगे बढ़ता है और सकारात्मक दृष्टि से ही सभी को देखता है। तो लता जी, आप हमारे मंच पे आए, हमें बहुत सी अच्छी बातें, अपनी बातें, साहित्य की बातें, अपने आसपास की बातें हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई। मैं अपने मंच वर्ल्ड पंजाबी टाइम्स और पंजाबी सत्य की ओर से और अपनी ओर से एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। जो आपको अभी वो पुरस्कार मिलने वाला है, उस पुरस्कार के बाद भी आपको और सम्मान मिले, ऐसी हमारी आशा है, शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपसे मिल के, आपसे बातें करके। बहुत आभार। जी।